आज हम लोग बात करने वाले हैं नमक पाठ का सारांश, जो 12वीं कक्षा के हिंदी विषय पे लगा हुआ है और इसको लिखी है रज़िया सज्जाद ज़हीर। ठीक है, रज़िया सज्जाद ज़हीर बहुत अच्छी लेखिका है। और ये जो नमक कहानी लिखा गया है, इसमें मूल रूप से भारत से जब अलग हो जाता है पाकिस्तान, और अलग होने के बाद जब वो दोनों देश के लोग जब इस पार से उस पार जाते हैं और उस पार से जब इस पार आते हैं विस्थापित होकर के, और ये जो स्थिति है और ये जो चित्रण है, इसको दर्शाया गया है कि कैसे इस विभाजन के कारण दोनों क्षेत्र के लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, फिर भी वो अपनी जो पैतृक घर होता है उसको वो कभी भूल नहीं पाते हैं। और उसका जिक्र जब भी होता है वो उसको तब उसको काफ़ी सारी यादें आती है, काफ़ी सारे ऐसे घटनाओं का मतलब उनके सामने प्रतिबिंब होता है जिसे वो भूल नहीं पाती है। मुख्य रूप से ये जो लेखिका है, इसमें इन्होंने ये बताने का कोशिश किया है कि जब भारत से अलग हो जाता है, तो उस अलग होने के कारण काफ़ी सारे लोग जो है पाकिस्तान को छोड़ कर के भारत आ जाते हैं। और इस आने के क्रम में लेखिका भी क्या करती है, वो अब लाहौर से जो है भारत आ जाती है, मगर इसका दिल, इसका मन कहीं न कहीं उस लाहौर के उस छोटी-छोटी गलियों में, उस क्षेत्र में घुमा करता है। अक्सर वो लाहौर को बार-बार याद करते रहते, क्योंकि वो जो लेखिका है वो लाहौर में ही पैदा हुई थी। और उस बात का ज़िक्र करते हैं इस नमक नामक कहानी के माध्यम से। इसमें एक पात्र का बार-बार ज़िक्र आएगा, वो होगा सफ़िया। ठीक है, सफ़िया नामक एक महिला होगी, एक लड़की होगी जो भारत से पाकिस्तान जाएगी अपने भाई साहब से मिलने के लिए। उनका भाई वहाँ के पुलिस अफ़सर है, जो काफ़ी नामी अफ़सर हैं, उनसे मिलने के लिए जाएगी। और उसी कालक्रम में क्या होता है कि लेखिका के सामने वो चर्चा करती है कि मैं कुछ दिन बाद जो है लाहौर जाऊंगी। और लेखिका इस बात को सुनकर के काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और वो कहती है कि अगर आप लाहौर जाओगी तो लाहौर से मेरे लिए क्या करना, लाहौर से नमक लाना, क्योंकि लाहौर का जो नमक है बहुत फेमस है और मुझे वो बहुत याद दिलाते हैं अपने लाहौर के मतलब एरिया के बारे में। तो इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपसे एक बात का रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको इस नमक का जो कहानी है, नमक कहानी जो है, इसका जो मूल सारांश है पाठ का, वो आपको समझ में आएगा। और आपको अगर और बेहतर ढंग से समझना हो तो आप जो है क्या करिएगा, इसका जो मूल पाठ है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो इस बार इंटर का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी तैयार करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नमक पाठ का सारांश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नमक पाठ में जो है, नमक कहानी रज़िया सज्जाद द्वारा रचित एक उत्कृष्ट कहानी है। तो ये क्या है कि उत्कृष्ट कहानी है। अब यह भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी। क्या है, भारत पाक जब विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद जो घटनाएं घटी थी, उस घटनाओं के बारे में इस कहानी में जिक्र किया गया है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में उन्होंने अपने पराये देश की चर्चा की है। आगे लिखती है लेखिका, आगे लिखती हैं कि कोई परिचित एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आगे लिखती हैं लेखिका कि कोई परिचित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। सिख बीवियाँ जो है आज भी लाहौर को अपना क्या मानती है, वतन मानती है, अपना देश मानती हैं। सौगात के तौर पर वहाँ का क्या करती है, सौगात के तौर पर वहाँ का लाहौरी नमक ले जाने का फरमाइश करती है। सफ़िया का बड़ा भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। ये जो सौगात के तौर पर जो है लाहौरी नमक लाने की जो फरमाइश करती है, वो किसको करती है, सफ़िया। एक क्या है, एक युवा औरत है, औरत नहीं कहेंगे, एक युवा लड़की है। और वो जो सफ़िया है, उसका जो बड़ा भाई है पाकिस्तान में एक क्या है, बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि सफ़िया के नमक को ले जाने पर उसे गैरकानूनी बताता है, लेकिन सफ़िया वहाँ से नमक ले जाने की जिद करती है।
क्योंकि इधर से लेखिका कही थी कि बेटा जब तुम लाहौर जाओगी तो लाहौर से जो नमक है वो लेके आओगी, क्योंकि वहाँ का नमक मुझे बेहद पसंद है और वहाँ के जो नमक है उसमें मुझे अपना जैसा भाव दिखता है। और इस बात को लेकर के जो युवती है, जो सोफिया है, वो क्या करती है, पाकिस्तान से नमक लाना चाहती है, लाहौर से नमक लाना चाहती है। मगर दिक्कत क्या होता है, उसके बड़े भैया कहते हैं कि जब जब हवाई जहाज में जाओगी तो हवाई जहाज में जाने के क्रम में आपके जो कस्टम विभाग होते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को अगर पता नहीं होगा कि आप जब गेट में एंट्री करते हैं तो कस्टम विभाग के कुछ अधिकारी होते हैं जो आपका पूरा बैग और आपको पूरा सर्च करता है, और उस क्रम में आप अगर कुछ उटपटांग सामान लेके जाते हो तो वो आपको रोक देते हैं, वो आपको सामान ले जाने के लिए आपको इजाज़त नहीं देता है। तो वही उसके भाई समझा रहा है कि भाई ये जो तू नमक ले जाने की बात करता है ये क्या है, ये गैर कानूनी बात है। लेकिन सफ़िया वहाँ से नमक ले जाने की जिद करती है, मगर सफ़िया कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ से नमक लेके जाना ही है। आगे लिखते हैं कि वह नमक को फलों की कोठरी में डालकर कस्टम अधिकारियों से बचाना चाहती है। और सोफिया सोचती है कि ये जो नमक मैं लेके जा रहा हूँ इसको किस तरह से लेके जाऊँ ताकि इस पर किसी का नज़र ना पड़े। लिखती हैं कि सफ़िया को विस्थापित सिख बीबी की याद आती है जो अभी भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। अब भी उसके हृदय में अपने लाहौर का सौंदर्य समाया हुआ है। सोफिया भारत आने के लिए फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठती थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि उसके किन्नुओं की कोठरी में नमक है। किन्नू का एक सामान का नाम था, और उसके अंदर उसके साइड में क्या था, एक नमक का कोटली रखा हुआ है। यह बात केवल वही जानती थी, लेकिन वह मन ही मन कस्टम वालों से डरी हुई है। ये कस्टम की जो बार बार जिक्र हो रहा है, ये कस्टम एक तरह से अधिकारी होते हैं, और वो इसलिए होते हैं आपके एयरपोर्ट के गेट में, ताकि आप विदेश से जो सामान आप लेके आ रहे हो, या फिर आप जो विदेश सामान लेके जा रहे हो तो उसमें आप क्या क्या सामान लेके जा रहे हो या फिर क्या क्या सामान लेके आ रहे हो, उन सब की निगरानी करता है कस्टम विभाग और वहाँ के अधिकारी। इसलिए वो बार बार सोच रही है कि ये जो नमक लेके जा रहा हूँ, ये नमक ले जाने की बात सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। मगर एक बात तो होती है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, इनको बार बार परेशान वही कर रहा है कि कहीं मैं तो पकड़ा ना जाऊँ। ठीक है, आगे लिखती है, कस्टम अधिकारी सोफिया को नमक ले जाने की इजाज़त देता है तथा दिल्ली को अपना वतन बताता है, तथा सोफिया को कहता है क्या करते हैं। तो वह सोफिया जब खुद से नमक के बारे में जिक्र करता है कि मुझे नमक लेके जाना पाकिस्तान से, लाहौर से, क्योंकि मेरे वहाँ पे मेरे क्षेत्र में एक मेरी दादी माँ है जो इस नमक को बहुत पसंद करती है, इसलिए मुझे नमक ले जाने दीजिए। तो क्या करते हैं, कस्टम अधिकारी जो होते हैं उनकी बातों को समझते हैं और उसको नमक ले जाने का परमिशन दे देते हैं। आगे लिखते हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। वो कस्टम अधिकारी कहते हैं, क्योंकि वो भी एक मुसलमान थे। वो कहते हैं कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और खातून को यह नमक देते वक्त मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। कहती है वो कस्टम अधिकारी कहते हैं कि जो जामा मस्जिद है उस जो सीढ़ी है उसको सलाम कहिएगा, और वो जो खातून है, वो जो बूढ़ी अम्मा, उसको कहिएगा कि ये जो वतन है वो अभी भी आपका है, आप आकर के इसमें कभी भी रह सकती हो। रेल से सवार होकर सफ़िया पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची। वहाँ भी उसके सामान कस्टम वालों ने चेक किया। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता ने सोफिया से कहा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय कस्टम अधिकारी कौन है, सुनील दासगुप्ता ने सोफिया से कहा, मेरा वतन ढाका है। कहाँ पे है मेरा वतन? मतलब बांग्लादेश। मेरा वतन कहाँ पे है? ढाका है। और उसने यह भी बताया कि जब भारत पाक विभाजन हुआ था तभी वे भारत में आए थे। और कहते हैं कि जब भारत पाक विभाजन हुआ था तब वो भारत आए थे। आगे लिखते हैं कि उन्होंने भी सफ़िया को नमक अपने हाथों से सौंपा। इसे देखकर सफ़िया सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि राज्यों की कुछ नई सीमा रेखाएं खींची जा सकती है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं की इधर उधर अपने जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पे लेखिका कहती है, सफ़िया जब सोचती है कि उधर
पाकिस्तान वाले भी जो कस्टम अधिकारी थे और भारत के भी जो कस्टम अधिकारी थे, उन दोनों का जो व्यवहार था वो एक जैसा था। वो सोचती है कि हम लोग जो आज भारत से जो अलग हुआ है पाकिस्तान, मगर उन लोगों का जो दिल है, उन लोगों का जो विचारधारा है, उन लोगों की जो मानसिकता है, वो कहीं न कहीं एक जैसा है। और हम लोगों को भी समझनी चाहिए कि भारत पाक जो है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, कोई दुश्मनी वाली विचारधारा अब नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि भारत से भी हम किसी भी तरह का कोई दुश्मनी ना रखें। और यही बात यहाँ पे लेखिका समझाती है कि भारत के लोग जिस तरह सोचते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के भी लोग सोचते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग एक दूसरे के साथ अगर ठीक-ठाक संबंध बना के रखेंगे, तो शायद सबका भला होगा। नीचे लेखक का परिचय है, जो लेखक का परिचय है, मैं आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करके देता हूँ। आप लोग इसको, मैं चूँकि इसको पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना? और आपको अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू अगर क्वेश्चंस चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस दे पाऊँ, ठीक है?